जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड ज्योग्राफी के इकाई क का जो खंड ख है, इकाई 1 का जो खंड ख उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका टॉपिक है जल संसाधन। यानी कि इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से जल के बारे में ही पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम लोग यहाँ पे भूपृष्ठीय जल क्या होता है उसके बारे में, भूमिगत जल क्या होता है उसके बारे में, और जल के कौन कौन से स्रोत है, कहाँ कहाँ से हमें जल प्राप्त होता है, उसी के बारे में मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम लोग वीडियो को। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि आपने वर्ष 2008 में उत्तर बिहार के कोसी प्रदेश में आए बाढ़ को देखा होगा या इसके विषय में सुना होगा, टीवी, समाचार पत्र या आकाशवाणी पर देखा या सुना होगा कि उस बाढ़ की विभीषिका अत्यंत प्रलयंकारी थी, जिसमें अपार जान माल की क्षति हुई थी। देखिए 2008 में बिहार के जो उत्तर में नदी है कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है, तो इस नदी में 2008 में भयंकर बाढ़ आया था और इस बाढ़ के कारण पूरा उत्तर बिहार बाढ़ में डूब गया था। इससे यहाँ के बहुत ज़्यादा जान माल के क्षति हुई थी, लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे नुकसान पहुँचा था। तो ये घटना के बारे में हम लोग सुने होंगे या उस समय का अगर याद हो तो देखे होंगे, नहीं तो कहीं न्यूज ये सब में, समाचार पत्र में भी ये बात उस समय आती थी, तो वहाँ पे भी हम लोग इसके बारे में सुने ही होंगे। तो यहाँ पे अगर आगे देखा जाए तो यह जानकर हम लोग को आश्चर्य होगा कि जल जहाँ एक ओर प्रलय और तांडव करते हैं, दूसरी ओर मानव आवश्यकताओं को सरल और सुगम बनाकर सभ्यता भी रचते हैं। तो एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि ये जो जल संसाधन है वो क्या कर रहा है कि भयंकर बाढ़ लेकर आ रहा है, पूरे उत्तर बिहार को बाढ़ से ग्रसित कर दे रहा है। इसमें काफ़ी जान माल के हानि भी हो रहा है। और दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं कि बताया जा रहा है कि जल ही मानव सभ्यता को रचता है। मानव की जो सभ्यता का विकास हुआ है, माना जाता है कि वो नदियों के किनारे हुआ है। नदियों को मानव सभ्यता के जननी भी कहते हैं। तो जल एक तरफ मनुष्य के जीवन को सरल और सुगम बनाकर सभ्यता रचता है, तो दूसरी तरफ ये भयंकर प्रलय ला करके विनाश भी करता है। एक तरफ हम लोग देखते हैं कि हम लोग को लिखा हुआ मिलता है कि जल ही जीवन है, और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि यही जल लोगों का जीवन भी ले रहा है। तो इस तरह की घटनाएं भी देखते हैं। यही वजह है कि विश्व की लगभग सभी सभ्यताओं का विकास नदी घाटी में हुआ है। तो देखिए एक तरफ ये हमारे यहाँ प्रलय तो कर रहा है, दूसरी तरफ ये पानी जो है, ये जल जो है, वो सभ्यताओं का भी विकास करता है। और दुनिया की जितने भी सभ्यताएं हैं सभी नदी घाटी के किनारे ही विकसित हुई हैं, चाहे वो किसी भी देश की सभ्यता हो। तो सभ्यता के विकास भी इसी जल के माध्यम से हुआ है, इसमें इसका महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। आधुनिक औद्योगिक युग में भी जल कहीं विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त हो रहे हैं, तो कहीं औद्योगिक मशीनों को ठंडा करने में। आज के टाइम में भी जल का उपयोग उतना ही ज़्यादा है। अगर हम लोग देखें तो इसी जल से हम लोग आज विद्युत का उत्पादन भी कर रहे हैं। इसी जल से हम लोग यहाँ पे मशीनों, जो उद्योग में जो मशीन लगते हैं वो गर्म हो जाता है, तो इसी जल के माध्यम से उसे ठंडा करते हैं। आज भी जो वैश्विक रूप में जो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, तो ज़्यादातर जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो जल मार्ग से ही होता है, तो उसमें भी हम लोग यहाँ पे जल के माध्यम से ही विकसित हो रहे हैं। तो एक तरह से आज के समय में भी ये हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, आज भी ये हमारा हिस्सा है। जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी की सतह पर 3/4 भाग जल से ढका है, लेकिन अधिकांश जल यहाँ पे लवणीय है। देखिए हम लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे, 8, 9, 10 में ये सब पढ़ना है कि पृथ्वी का जो 71% भाग है, तो 71% भाग यहाँ पे जल से घिरा हुआ है और मात्र 29% भूमि है। यानी कि पूरे पृथ्वी का 71% जल से घिरा हुआ है और 29% पे ही भूमि है। तो एक यहाँ पे देखा जाए तो 3/4 एरिया जो है वो तो पानी से ही घिरा हुआ है, लेकिन ये पानी उपयोग लायक नहीं है, क्योंकि ये सभी ज़्यादातर समुद्री जल हैं और समुद्री जल लवणीय होते हैं, यानी कि खारा पानी है, वो हम लोग सीधे रूप में उसका यूज नहीं कर सकते हैं। हम लोग जो स्वच्छ जल का उपयोग करते हैं वो सतही अपवाह और भूमिगत जल स्रोतों से ही प्राप्त होता है। जो पानी हम लोग रोज दैनिक जीवन में अपने उपयोग करते हैं वो समुद्र का पानी नहीं होता है, वो या तो सतही अपवाह होता है, यानी कि नदियाँ होती है उससे प्राप्त होता है, या भूमिगत जल से ही हम लोग जो ज़मीन के अंदर का पानी है उसी का उपयोग करते हैं। ऐसे इन सभी पानियों का पूरण जो है वो वर्षा से होता है। यहाँ देखेंगे कि इन स्रोतों का सतत निम्नीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होते रहता है। अब यहाँ पे नदियों में पानी कहाँ से आता है, ये सवाल हो सकता है। उसके बाद
जो ज़मीन के अंदर पानी है वहाँ कहाँ से पानी आता है। तो पिछले क्लास में 7th 8th में पढ़ना था हम लोग को जलीय चक्र के बारे में। तो जलीय चक्र में बताया गया था कि समुद्र का पानी जो है वो क्या करता है, जलीय चक्र में समुद्र का पानी वाष्पीकरण होकर के ऊपर में जाता है और वो बादल का रूप ले लेता है। फिर से वो बादल बारिश बन के ज़मीन पर गिरती है और वो बारिश के पानी फिर से बहकर नदियों में चली जाती है और नदियों की पानी है वो फिर से जाकर के समुद्र में गिर जाती है और फिर वो पानी वैसे ही समुद्र से वाष्पीकरण होकर बादल बनेगा, फिर बादल से बारिश होगी, फिर बारिश का पानी नदी में जाएगा, फिर समुद्र में जाएगा। तो इस तरह से एक चक्र चलते रहता है, इसी को जलीय चक्र कहते हैं। और इसी से यहाँ पे जो भूमिगत जल है या जो नदियों की पानी है उसकी पूर्ति इसी जलीय चक्र के कारण होता है, इसी से इसकी पूर्ति की जाती है। जलीय चक्र गतिशील होते हैं जिस कारण जल का नवीनीकरण निर्बाध गति से होते रहता है। तो देखिए जल जो है हम लोग की पूर्ति इसी तरह से होते रहता है, हमेशा ये क्रिया चलते रहता है, तो इसका नवीनीकरण होते रहता है, यानी कि ये नया बनते रहता है। यही कारण है कि जल को यहाँ पे नवीकरणीय भी कहा जाता है, जल को नवीकरणीय संसाधन भी हम लोग कहते हैं। हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हैं कि नवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जिसे एक बार उपयोग करने के बाद तुरंत प्राप्त कर लिया जाए। तो जल हम लोग को तुरंत प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसे नवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं। अब ये नवीकरणीय संसाधन है, हम लोग को तुरंत प्राप्त हो जाता है, फिर भी विश्व के अनेक देश या क्षेत्र जल के प्यासी है। तो इतना नवीकरणीय संसाधन होने के बावजूद 71% यहाँ पे पृथ्वी का जल से घिरने के बावजूद भी आज दुनिया भर के लोग जल के प्यासे हैं। कई सारे क्षेत्र में पानी की कमी है और लोग पानी के प्यासे हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जल स्रोत के बारे में, यानी कि हम लोग की जल की प्राप्ति कहाँ से होता है, कौन कौन से वो सोर्सेज हैं जहाँ से हम लोग जल प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के अधिकतर स्तर पर जल की उपस्थिति कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह की संज्ञा दी गई है। देखिए हम अभी बताए हैं कि पृथ्वी का 71% जो भाग है वो जल से घिरा हुआ है और इस कारण से पृथ्वी को जलीय ग्रह अथवा नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इस चैप्टर से सवाल भी आता है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो जलीय ग्रह या नीला ग्रह के नाम से इसे जानते हैं। तो इसे जलीय ग्रह और नीला ग्रह का संज्ञा भी दिया गया है जल की उपस्थिति कारण। यह जीवों की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण कारक है। यहाँ जल स्रोत विविध रूपों में पाए जाते हैं। देखिए ऐसा भी माना जाता है कि जो जीवों की सर्वप्रथम उत्पत्ति हुई है वो जल से ही हुई है, यहीं से इसकी शुरुआत हुई है। तो जीवों की उत्पत्ति का भी एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में काम करता है। और यहाँ पे जल स्रोत जो है वो अलग अलग प्रकार के हैं, कई प्रकार के जल स्रोत हैं जिनसे हमें जल की प्राप्ति होती है। जैसे कि एक है भूपृष्ठीय जल, वैसा जल जो ज़मीन के ऊपर होता है, तो यहाँ से भी हम लोग जल को प्राप्त करते हैं। दूसरा है भूमिगत जल। भूमिगत जल वो होता है जो ज़मीन के नीचे होता है, जो ज़मीन के नीचे वाला पानी हम लोग प्राप्त करते हैं उसे भूमिगत जल कहते हैं। फिर है एक वायुमंडलीय जल। हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में भी पानी भाप के रूप में वहाँ पे फैला हुआ है, वाष्पीकरण होकर फैला हुआ है, तो एक वायुमंडलीय जल है। और एक है यहाँ पे महासागरीय जल, यानी कि महासागर से जो जल प्राप्त होते हैं उसे हम लोग महासागरीय जल कहते हैं। जो वर्षा होता है वो ये वायुमंडलीय जल से ही होता है, वायुमंडल से ही वो जल नीचे की ओर गिरता है बारिश के रूप में, तो इसे हम लोग वर्षा जल के भी नाम से जान सकते हैं। जल के भंडार को ध्यान में रखा जाए तो महासागर सबसे बड़े जल संग्रहण केंद्र होते हैं, इसी कारण इसे जलधि की संज्ञा दी जाती है। देखिए जल के बात किया जाए कि सबसे ज़्यादा जल किसके पास है, जैसे हम लोग यहाँ पे 4 चीज़ को देखें तो इसमें से सबसे ज़्यादा जल किसके पास है, तो वो है महासागर के पास। सबसे ज़्यादा पानी का भंडारण इसी के पास है और इसलिए महासागर को जलधि के नाम से भी जानते हैं। ये हिंदी में आपको परिवाची शब्द में काम कर देगा कि महासागर का परिवाची शब्द जब लिखना आएगा तो उसमें हम जलधि इसको लिख सकते हैं। जल के भंडारण के कारण, सबसे ज़्यादा इसके पास जल होने के कारण इसे हम लोग जलधि के नाम से भी जानते हैं। हमारे जीवन में भूपृष्ठीय और भूमिगत जल का ही प्रत्यक्ष उपयोग होता है, अतः इन दोनों स्रोतों का वर्णन किया जा रहा है। अब देखिए इसमें है तो भूपृष्ठीय जल, भूमिगत जल, वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल, लेकिन हमारे जीवन में जो सबसे ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं वो है भूमिगत जल और भूपृष्ठीय जल। इन्हीं 2 जलों का सबसे ज़्यादा हम लोग उपयोग करते हैं, इसलिए इसके बारे में ही पढ़ेंगे। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, लिखा हुआ है कि विश्व के कुल जल आयतन का
96.5% जल महासागरों में ही पाया जाता है। यानी कि पूरे विश्व में जितना पानी है उसका 96.5% पानी अकेले महासागर में है, सबसे ज़्यादा। उनमें मात्र 2.5% ही अलवणीय है, यानी कि पीने लायक पानी है। जो ये 96.5 जो है 96.5% जो पानी है समुद्र में, महासागर में, उसका मात्र 2.5% पानी ही पीने लायक है, मृदु जल है। बाकी सब जो पानी वो लवणीय है, खारा है, हम लोग सीधे रूप में उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, मनुष्य के उपयोग लायक वो पानी नहीं है। आगे देखिए, हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले भूपृष्ठ जल के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। धरातल पर भूपृष्ठीय जल का मूल स्रोत वर्षण है। देखिए, जमीन के ऊपर जो पानी है, चाहे वो नदी में हो, तालाब में हो या किसी और जगह पे हो, तो उसको हम लोग नदी, तालाब, झील जो भी हो जाए, तो इस तरह के पानी को हम लोग भूपृष्ठीय जल कहते हैं। यहाँ से जो पानी प्राप्त होता है उसे हम लोग भूपृष्ठीय जल के नाम से जानते हैं, इसी को भूपृष्ठीय जल कहते हैं। अब यहाँ पे सवाल है कि इन भूपृष्ठीय पे नदियों में, तालाब में, झीलों में पानी आता कहाँ से है? तो इसका मुख्य स्रोत है वर्षण, यानी कि इन नदी, तालाब, झील में जो पानी की उपलब्धि होती है, जो पानी उपलब्ध होता है, जो उसमें पानी आता है, वो वर्षा के कारण आता है। जब वर्षा होती है तो वही वाला पानी नदी, तालाब, झील में आता है। वर्षण का लगभग 20% भाग वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है। जब बारिश होता है तो बारिश होने के दौरान उसका 20% पानी वायुमंडल में वाष्पीकरण के रूप में पुनः ऊपर चला जाता है, वहाँ पे वाष्पीकरण उसका हो जाता है। कुछ अंश भूमिगत हो जाते हैं, कुछ पानी जो है वो रिस के ज़मीन के अंदर भी चला जाता है, और ज़्यादातर जो पानी है वो नदी, नाला में, झील में, तालाब में, ताल तलैया में, इन सभी में जा कर के मिल जाता है, और शेष जल जो है वो फिर से जाके सागर एवं महासागर में जाके मिलता है। और इस तरह से यहाँ पे भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले जल भूपृष्ठीय या धरातलीय जल कहलाते हैं। इसको हम एक बार अच्छे से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे 100 सेंटीमीटर बारिश हुई है, तो 100 सेंटीमीटर बारिश का 20 सेंटीमीटर बारिश जो पानी है वो वाष्पीकरण होकर के वायुमंडल में चला जाएगा। उसके बाद इसका कुछ हिस्सा रिस के वो ज़मीन के नीचे चला जाता है, जिससे हम लोग भूमिगत जल प्राप्त करते हैं। और जो बचा खुचा पानी है वो नदी में, तालाब में, झील में, इन सभी जगहों पे जाके जमा हो जाता है। अब जो पानी नदी में जाता है वो तो नदी से होकर के समुद्र में जा कर के मिल जाता है, लेकिन वैसा पानी जो नदी में नहीं जाता है, जो झील में, तालाब में रह जाते हैं, उसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो इस तरह से ये धरातलीय जल की पूर्ति होती है। इस तरह के जो जल होते हैं इसी को हम लोग धरातलीय जल या भूपृष्ठीय जल कहते हैं। अब है भूमिगत जल। वर्षा जल के धरातलीय छिद्रों से रिस कर कठोर शैलीय आवरण पर जमा जल भूमिगत जल कहलाता है। इस जल के भंडारण में भूपृष्ठीय जल का भी योगदान होता है, अर्थात दोनों माध्यम से जल रिसकर बड़े मात्रा में भूगर्भ में एकत्रित हो जाती है। इस प्रक्रिया में से एकत्रित जल भौम जल के नाम से जाना जाता है। तभी हम बताएं कि जब बारिश वगैरह का पानी होता है या समुद्र में, नदी में, तालाब में, झील में जो पानी है वो रिस के ज़मीन के अंदर भी जाता है और वो नीचे जा कर के जमा हो जाता है। उसी पानी को हम लोग फिर हैंड पंप या जो भी मोटर वगैरह जो भी है उससे हम लोग उसको कुआं के माध्यम से जैसे भी निकालें, उस पानी को निकाल के हम लोग दैनिक जीवन में उसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे ये पानी जा कर के नीचे ज़मीन के अंदर जमा हो जाता है, और इस तरह का जो पानी है उसको हम लोग भौम जल कहते हैं। भौम जल का मतलब होता है ज़मीन के अंदर वाला जल, तो ये नाम से भी इसको हम जानते हैं। अब है जल संसाधन का वितरण। देखिए, जो भी प्राकृतिक संसाधन है वो हर जगह एक जैसा नहीं हो सकता है, उसका बंटवारा जो है हर जगह एक जैसा नहीं हो सकता है। तो जब हम जल संसाधन को पढ़ेंगे तो इसमें भी देखेंगे कि इसका वितरण जो है हर जगह एक जैसा नहीं है। विश्व स्तर पर जल के वितरण को देखा जाए तो पता चलता है कि अधिकांश जल दक्षिणी गोलार्ध में ही है। अगर हम लोग पूरे पृथ्वी के ग्लोब को देखें, विश्व स्तरीय पर देखें कि जल कहाँ सबसे ज़्यादा है, तो हम लोग को पता है कि हम लोग पृथ्वी को दो भागों में बांटते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। लेकिन पानी जो है वो सबसे ज़्यादा हम लोग को दक्षिणी गोलार्ध में मिलता है।
अगर हम लोग ग्लोब पर या मैप पर उसको देखें तो सबसे ज़्यादा जो पानी है वो हम लोग को दक्षिणी गोलार्ध में ही देखने को मिलेगा। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध के नाम से भी जानते हैं। सवाल अगर ऐसे पूछा जाए कि किस गोलार्ध को जलीय गोलार्ध के नाम से जानते हैं तो उसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। इसी को हम लोग जलीय गोलार्ध के नाम से जानते हैं। जबकि उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में कम पानी होता है, इसलिए इसको स्थल गोलार्ध कहते हैं। अगर हम लोग मैप में देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये मैप है। तो इस मैप में अगर हम इसे बीच से बांट दें तो यहाँ से अगर इसको बांटें तो ये वाला इलाका इसको विषुवत रेखा है जो इसे दो भागों में बांटता है। तो हम लोग देखेंगे कि इस वाले इलाका में सबसे ज़्यादा यहाँ पे पानी ही है। अगर हम लोग यहाँ से इसको बांटे, ये विषुवत रेखा है ऐसे करके, तो हम लोग यहाँ पे इसको अच्छे से देख सकते हैं कि नीचे वाले इलाका में हम लोग को ज़्यादातर पानी दिखाई दे रहा है, जबकि ऊपर वाले इलाका में ज़्यादातर हम लोग को भूमि दिखाई दे रहा है। इस कारण से ये दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध के नाम से और ये जो उत्तरी गोलार्ध है इसे हम लोग स्थल गोलार्ध के नाम से जानते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध जल के अधिकांश भाग लवण की उच्च सांद्रता धारण करते हैं, फिर भी जैव विविधता हेतु ये महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे हम बताए हैं कि पृथ्वी पर जो जल है मुख्य रूप से एकरा में जो महासागर वाला जल है वो लवणीय है, ओकरा में ज़्यादा हम लोग उस पानी को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैव विविधता के लिए, जैव विविधता जंतु जो जलीय जीव है उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी हो जाता है। इसी समुद्र में यहाँ पे जीव जंतु मछलियाँ ये सब पाए जाते हैं, कई सारी वनस्पति भी इसी जल में पाए जाते हैं, कई सारे खनिज का भंडार भी यहीं पे मिलता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए इन जलों का होना भी आवश्यक है। हम लोग अपने जीवन में सीधे रूप में लवणीय जल का उपयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैव विविधता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि विश्व के कुल मृदु जल का लगभग 75% अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादर या हिमनद के रूप में पाया जाता है। यानी कि जितना भी हम लोग का यहाँ पे पीने लायक पानी है उसका ज़्यादातर भाग या तो अंटार्कटिका महादेश में नीचे बर्फ के रूप में जमा हुआ है या किसी पर्वतीय क्षेत्र में वो बर्फ के रूप में, जैसे ग्रीनलैंड हो गया वहाँ भी बर्फ के रूप में है, या कोई पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ के रूप में वहाँ पे वो ढका हुआ है, जमा हुआ है। और लगभग 25% भूमिगत जल स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है। तो हम लोग मात्र 25% इसका जो पानी है उसी का हम लोग उपयोग स्वच्छ जल में जो भूमिगत रूप में है उसी का यूज करते हैं। भारत में जल संसाधन का वितरण अपर्याप्त है, क्योंकि भारत में विश्व की लगभग 16% आबादी निवास करती है और इस आबादी के लिए विश्व का लगभग 4% जल ही, स्वच्छ जल ही उपलब्ध है। तो देखिए हमारे पास जितना पानी है वो पर्याप्त नहीं है, बहुत ही कम है। अभी हम लोग अगर नए अपडेट में देखें तो भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है, जहाँ की आबादी लगभग 1,40,42 करोड़ हो चुका है। तो यहाँ पे बताया गया कि विश्व की जितनी जनसंख्या उसका 16% जनसंख्या हमारे देश में निवास करता है, भारत में निवास करती है। और इस आबादी के लिए विश्व का मात्र लगभग 4% ही स्वच्छ जल पीने के लिए उपलब्ध है, बहुत ही कम है। भारत में प्रतिवर्ष 4000 घन किलोमीटर जल वर्षण से तथा 1869 घन किलोमीटर जल भूपृष्ठीय जल से प्राप्त होता है। कुल भूपृष्ठीय जल का लगभग 2/3 भाग देश के 3 बड़ी नदियों सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी में प्राप्त यहाँ पे प्रवाहित होता है। जितना भी हम लोग के देश में पानी है उसका ज़्यादातर हिस्सा, 2/3 हिस्सा इन्हीं 3 नदियों में है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में ही प्रवाहित होती है। तो आज भारत में जल भंडारण हेतु जलाशयों का निर्माण द्रुत गति से हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग के पानी की कमी है और इस समस्या से बचने के लिए यहाँ पे जलाशय का निर्माण किया जा रहा है, मानव द्वारा मानव निर्मित तालाब झील का निर्माण किया जा रहा है ताकि यहाँ पे पानी को संचित करके रखा जा सके, जिसकी जल भंडारण की क्षमता लगभग 174 अरब घन मीटर हो गई है। यानी कि इन जलाशयों के माध्यम से हम लोग 174 अरब घन मीटर तक के यहाँ पे जल का संचयन कर पा रहे हैं, इसको संचित कर पा रहे हैं। जो देश की स्वतंत्रता के समय 18 अरब घन मीटर थी,
देश जब हम लोग आज़ाद हुआ था तो जल संचयन करने पे यहाँ पे जलाशय में 18 अरब घन मीटर था, जो कि अभी बढ़ के ये 174 अरब हो चुका है। भारत की स्थलाकृति स्वरूप एवं अन्य बाधाओं की वजह से केवल 690 अरब घन मीटर जल का ही उपयोग कर पाता है, जो कुल भारत के जल का 32% है। तो देखिए हम लोग का जिस तरह के यहाँ पे भारत की ज़मीन की आकृति है, जिस तरह से इसकी बनावट है, उसके कारण से यहाँ पे कई सारी बाधाएं होती है। उन बाधाओं के कारण और यहाँ के जो भारत की जो भूमि है उसकी बनावट के कारण हम लोग मात्र यहाँ पे 690 अरब घन मीटर जल का उपयोग कर पाते हैं, यानी कि जो भारत का कुल जो जल संग्रहण है उसमें से मात्र 32% का ही हम लोग उपयोग कर सकते हैं। इतना ही का हम लोग उपयोग करते हैं। भारत में गंगा द्रोणी में उपयोग के योग्य जल भंडारण की क्षमता सर्वाधिक है। अगर हम चाहें तो गंगा पानी को यहाँ पे भंडारण करके रख सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, इसकी क्षमता सबसे ज़्यादा है। ब्रह्मपुत्र नदी का सर्वाधिक वार्षिक प्रवाह होते हुए उपयोग योग्य जल भंडारण की क्षमता अति न्यून है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वार्षिक जल का अगर कोई भंडारण करता है तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी, लेकिन इस नदी में हम लोग जल का भंडारण गंगा नदी के तुलना में उतना नहीं कर पाएंगे जितना कि हम लोग गंगा नदी में कर सकते हैं। अगर उपयोग योग्य जल भंडारण की क्षमता के अनुपातिक दृष्टि से देखा जाए तो ताप्ती नदी का स्थान सबसे आगे है। सबसे ज़्यादा अभी में अनुपात के रूप में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ताप्ती नदी में ही यहाँ पे जल का भंडारण होता है, जेकरा में लगभग यहाँ पे 97% यहाँ पे भंडारण करने की क्षमता इसमें है। कुछ महत्वपूर्ण नदियों का ब्यौरा निम्न सारणी में यहाँ दिया गया है, जिसे हम लोग देखेंगे। उसको देखने से पहले हम इसे देख लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र और गंगा विश्व की 10 बड़ी नदियों में से है। इन नदियों को विश्व की बड़ी नदियों में क्रमशः 8वां और 10वां स्थान प्राप्त है, यानी कि विश्व की जो बड़ी नदियां हैं 10, उसमें से 8वें नंबर पर ब्रह्मपुत्र आता है और 10वें नंबर पे यहाँ पे गंगा नदी आता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे सवाल हो जाता है। तो विश्व की 10 जो बड़ी नदियां हैं उसमें ये दोनों नदी शामिल है। अब हम लोग यहाँ पे कौन नदी में कितना भंडारण की क्षमता है उसको देखेंगे। सिंधु नदी में वार्षिक प्रवाह है, सबको दे दिया गया, यहाँ पे इकाई को दिया गया है अरब घन मीटर में, तो यहाँ पे 713 अरब घन मीटर है। उपयोग मात्र 46% होता है। उसके बाद यहाँ पे अपूर्णीय है तो आपका 26.5 उपयोग है, 24.3 यहाँ पे भूपृष्ठीय जल दे दिया गया है, यहाँ पे भूमिगत जल को दे दिया गया है। यहाँ पे नदी है। गंगा में देखें तो 5250 है, उपयोग में देखें यहाँ पे भूपृष्ठीय में तो 250 है, अपूर्णीय में देखें तो यहाँ पे 171 है और भूमिगत जल में उपयोग देखें तो 157 है। तो इस तरह से बाकी सभी नदियों का यहाँ पे आंकड़ा दे दिया गया है। इन सब का योग करें तो यहाँ पे वार्षिक प्रवाह में आता है 1952.1। उसके बाद भूपृष्ठीय जल में इसका उपयोग हो जाता है 690.3। उसके बाद भूमिगत जल में है तो अपूर्णीय है 431.32 और उसके बाद यहाँ पे उपयोग में देखें तो ये है 395.6%। तो ये कुछ आंकड़े दिए गए हैं, यहाँ से हम इसको देख सकते हैं कि कौन से नदी में कितना भूपृष्ठीय जल और कितना भूमिगत जल का वितरण है। तो इसको हम लोग इस टेबल से देख सकते हैं। आगे है देश में भूमिगत जल का वितरण असमान है। हम पहले ही बता दिए हैं कि हमारे देश में कोई भी प्राकृतिक संसाधन हो हर जगह एक जैसा नहीं होता है। तो जो भूमिगत जल है वो हर जगह एक जैसा नहीं है। इस पर चट्टानों की संरचना, धरातलीय दशा, जल आपूर्ति के स्रोत जैसी तत्वों का प्रभाव पड़ता है। और इसका कारण क्या है? हर जगह एक जैसा नहीं होने का कारण क्या है कि हर जगह एक जैसा पानी नहीं है। इसका एक कारण मुख्य है कि वहाँ की चट्टान की संरचना कैसी है, वहाँ के धरातल की दशा कैसी है, वहाँ पे जो जल की पूर्ति है उसके क्या स्रोत हैं। इन सभी कारणों से यहाँ पे पानी की पूर्ति हर जगह एक जैसा नहीं हो पाता है, हर जगह एक जैसा पानी का वितरण नहीं है। हम लोग देखते हैं कि समतल मैदानी भागों में स्थित जलज चट्टानी भागों में भूमिगत जल की अपार राशि मौजूद है। यानी कि हमें बताया गया है कि मैदानी इलाकों में पानी का भंडारण सबसे ज़्यादा भूमि के नीचे होता है, जहाँ भदे या प्रवेशय चट्टान पाए जाते हैं। भारत में उत्तरी मैदान में पंजाब से लेकर ब्रह्मपुत्र घाटी तक जो हिमालयी नदियों के कारण मिट्टी से निर्मित हुआ है, वे सर्वाधिक भूमिगत जल पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ बताया गया है कि भारत में उत्तरी मैदान जो है, जो पंजाब से लेकर के
पूरा यहाँ पे जाता है ब्रह्मपुत्र नदी के घाटी तक। ये पूरा मैदानी इलाका है और इस इलाके में पानी भूमि के नीचे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसका कारण ये है कि यहाँ पे नदियाँ हैं, इन नदियों में वर्षा के पानी भी आता है और साथ ही साथ यहाँ पे हिमालय से भी जो बर्फ़ है वो पिघल करके पानी के रूप में आते रहता है और ये सब पानी रिस करके ज़मीन के अंदर जमा होते रहता है। तो ये यहाँ पे पानी का जो जमा करने का जो क्षमता है वो यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा ये पानी पाया जाता है। भूमिगत जल सर्वाधिक पाए जाते हैं। यहाँ देश का 42% जल पाया जाता है। हमारे देश में जितना भी पानी है उसका 42% पानी भूमिगत में यहाँ बिहार में ही पाया जाता है। एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 443.9 अरब घन मीटर भूमिगत जल उपलब्ध है। तो यहाँ पे एक अनुमान लगाया गया है कि भारत में लगभग इतना घन मीटर पानी उपलब्ध है और इसका 19% जल अकेले उत्तर प्रदेश में है। जितना ये पानी है इसका 19% अकेले यहाँ पे उत्तर प्रदेश में है और ये सब पानी ज़मीन के नीचे की बात हो रही है। भूमिगत जल के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। वहीं अगर हम लोग देखें तो महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तमिलनाडु जैसे जो बड़े बड़े राज्य हैं, यहाँ पे भूमिगत जल बहुत ही कम है। इनकी संभवता बहुत कम है, मतलब अधिक है, मतलब कि यहाँ पे पानी कम पाया जाता है। उत्तरी जो मैदानी इलाका है उसकी तुलना में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्यों में पानी की कमी है, एक जैसा वितरण नहीं है। जल संसाधन का उपयोग, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जल संसाधन के क्या उपयोग है। एक आंकड़ा दिया गया है, उसके आधार पर हम लोग देखेंगे। देखिए, भारत की आबादी तीव्रतम गति से बढ़ रही है। हम लोग की आबादी जो है वो बहुत तेज़ी रफ्तार से आगे में है, बढ़ रहा है। ये कहिए कि हमारे देश में जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जनसंख्या लगभग तिगुनी हो गई है। जब हम आज़ाद हुए थे उस टाइम हम लोग की जनसंख्या लगभग 30-35 करोड़ थी। आज हम लोग 140-42 हो गए हैं। तो तिगनी या चौगनी भी कह लें तो कोई इसमें गलत नहीं है। चौगनी से भी ऊपर हम लोग आज पहुंच गए हैं, इतनी आबादी हमारी हो गई है। आबादी वृद्धि के साथ जल की सभी क्षेत्रों के मांग भी त्वरित गति से बढ़ रही है। अब देखिए, जब आबादी बढ़ेगी तो लोगों के उपयोग भी बढ़ेंगे और जो वस्तुएं हैं, जो संसाधन है, उसकी मांग भी बढ़ेगी। तो जनसंख्या बढ़ने से यहाँ पे जल की मांग भी बढ़ी है। आज पेयजल हो या सिंचाई हो, उद्योग हो, इन सभी कामों में जल की वृद्धि बढ़ी है। यहाँ पे जल की मांग काफ़ी बढ़ गई है। इन सब की वृद्धि होने से जैसे जनसंख्या बढ़ा तो पेयजल भी बढ़ेगा, उसकी भी मांग बढ़ेगी, सिंचाई की भी मांग बढ़ेगी, उद्योग भी बढ़ेंगे और इन कारणों से यहाँ पे जल के मांग भी काफ़ी बढ़ गया है। आज पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा यहाँ पे जल का उपयोग हो रहा है। 1951 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 5177 घन मीटर थी, जो 2001 में 1829 घन मीटर प्रति व्यक्ति तक पहुंच गई है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जहाँ 1951 में एक व्यक्ति पर 5177 घन मीटर पानी था, वहीं 2001 में जब 50 साल बाद यहाँ पे अनुमान लगाया गया तो ये आंकड़ा घट के 1829 पर आ गया है। व्यक्ति के पास यहाँ पे 1829 घन मीटर ही प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार बचा हुआ था। अभी 2024 चल रहा है तो यहाँ पे और कम हो गया होगा। संभावना उस टाइम लगाया गया था कि 2025 ईस्वी तक पहुँचते पहुँचते प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1342 घन मीटर हो जाएगा और ये हो गया होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जिस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो यहाँ पे ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारा घट के यहाँ पे 1300 हो गया होगा। ये संभव चीज़ है, यानी कि सीधे 4 गुना हम लोग घट गए हैं। इतना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है और इतनी ज़्यादा यहाँ पे पानी का मांग बढ़ रहा है, जो जल संकट की समस्या के आगमन का संकेत प्रतीत होता है। जिस दिन ये हो गया, यानी आज अगर ये हो गया है तो ये हमारे लिए जल संकट की समस्या है, ये चीज़ हो चुका है और जल संकट हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। हम लोग बार बार देखते हैं कि हर जगह पानी को बचाने के लिए काम किया जाता है, जल दिवस मनाया जाता है, जल के बचाने के लिए काम किया जाता है, जल ही जीवन है, जल है तो कल है, इस तरह के हम लोग कुछ कोटेशन वगैरह भी देखते रहते हैं। तो यहाँ पे जल संकट की समस्या से हमारा देश जूझ रहा है। दक्षिण भारत के कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे पानी ख़त्म हो चुका है। वहाँ पे कितना भी खोदा जाए ज़मीन पे, वहाँ पे पानी नहीं मिल रहा है। तो इस तरह की समस्या हमारे देश में आ चुका है और ऐसा संकट देश को जल का आयात करना पड़ेगा। एक दिन ये समस्या इतना बड़ा हो जाएगा
कि हम लोग को जल भी खरीदना पड़ेगा, किसी दूसरे देश से मंगाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे अगर हम लोग जल की उपलब्धता को देखें और इसके देखें मांग को, तो देखिए 1951 में एक व्यक्ति पे यहाँ पे 5177 था, 2001 में 1829 पे आ गया और 2025 में अनुमान लगाया था कि 1342 पे आ जाएगा। तो ये एक बहुत ही गहन समस्या हमारे लिए है। हम लोग को जल पे बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, इसको बचाने की आवश्यकता है। ये एक ऐसा चीज़ है जिसके बिना मानव जीवन की कल्पना करना संभव नहीं है। तो इसका संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। हम लोग को पानी का संरक्षण करना चाहिए। जल का मानवीय जीवन में काफ़ी उपयोग है, यहाँ तक कि जीवन सृजन में भी जल महत्वपूर्ण है। प्राणी एवं वनस्पति में भी अधिकांश भाग जल के ही होते हैं। तो देखिए जल हम लोग के जीवन में बहुत उपयोगी हो जाता है। हम लोग के दैनिक जीवन में प्रतिदिन यहाँ पे पानी का उपयोग है। बिना पानी के हम लोग अपना दैनिक जीवन बसर नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो वनस्पति हैं, कोई भी प्राणी हो या वनस्पति हो, इन सभी में सबसे ज़्यादा मात्रा में शरीर में पानी ही पाया जाता है। इससे हम जल के महत्व को सहज ढंग से आंक सकते हैं, समझ सकते हैं कि जल हमारे जीवन में कितना उपयोगी है। यहाँ तक कि पेड़ पौधे और बाकी के प्राणी के लिए भी जल बहुत ही आवश्यक हो जाता है। उनके शरीर में सबसे ज़्यादा जल की मात्रा पाया जाता है। जल की उपयोग की सूची लंबी है। हम लोग जल का किस किस चीज़ में उपयोग करते हैं, इसका लिस्ट बनाना संभव चीज़ नहीं है। हम लोग का ये सूची बहुत लंबा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में कुछ देखेंगे कि किन किन चीज़ों में हम इसका उपयोग करते हैं। देखिए पानी का उपयोग हम लोग प्रतिदिन पेयजल के रूप में, पीने के रूप में उपयोग करते हैं। घरेलू जो भी काम है उसमें हम लोग जल का उपयोग करते हैं। सिंचाई करना है, खेती कर रहे हैं, खेत को पटवन करना है, पटाना है उसको, तो सिंचाई में भी हम लोग इस जल का उपयोग करते हैं। जो भी उद्योग हैं, उद्योग भी जल पे आश्रित हैं। जल से ही वहाँ पे मशीन वगैरह को ठंडा किया जाता है। इसके अलावा जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना है तो जल मार्ग से ही पहुँचाया जाता है, तो वहाँ भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। लोगों के स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। अगर हम लोग को स्वच्छ जल ना मिले और हम लोग गंदे जल का सेवन करें तो उससे हम लोग के कई तरह की बीमारी हो सकती है। तो जन स्वास्थ्य से भी ये जुड़ा हुआ है। स्वच्छता तथा मल मूत्र विसर्जन इत्यादि कार्यों के लिए भी जल का अपरिहार्य है। यानी कि हम लोग जो भी मल मूत्र करते हैं उसको साफ़ सफाइया करना हो, बाथरूम साफ़ करना हो, हर चीज़ में पानी की आवश्यकता है। इसकी आवश्यकता हम लोग को पड़ती है। तो जल विद्युत निर्माण तथा परमाणु संयंत्र, शीतलन, मत्स्य पालन, जल कृषि, वानिकी, जल क्रीड़ा जैसे कार्य के कल्पना बिना जल के नहीं किया जा सकता है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें बड़े क्षेत्रों में, तो जितने भी यहाँ पे उद्योग हैं वो तो उस पर डिपेंड है ही लगभग। इसके अलावा हम लोग जल से आज विद्युत का भी निर्माण कर रहे हैं। अगर जल नहीं होगा तो हम लोग विद्युत का भी निर्माण नहीं कर पाएंगे। परमाणु संयंत्र का शीतलन में भी इसका उपयोग किया जाता है। मछली पालन जो लोग करते हैं उन लोग का इनसे जीविका चलता है। जो ये इस व्यवसाय में लगे हुए हैं वे लोग भी जल पे पूर्णतः डिपेंड है। मत्स्य पालन हम लोग जल में ही कर सकते हैं। जल वाला जो कृषि है वो भी पूरे तरह से जल पे डिपेंड है। तो ये चीज़ भी हो जाता है। इसके अलावे जो वानिकी है, जो छोटे मोटे बाग बगीचे हैं, उनको पटाने के लिए हम लोग को जल की आवश्यकता पड़ता है, तो उसमें भी इसकी आवश्यकता है। इसके अलावा बहुत सारे जलीय खेल भी होते हैं, तो वो जलीय खेल के लिए भी पानी का होना बहुत ही आवश्यक है। बिना पानी के जलीय खेल भी नहीं हो सकता है। तो इन पानी के बिना इन सब चीज़ों की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। भारत में जल उपयोग के बदलते स्वरूप को निम्न सारणी से देखा जा सकता है। आगे हम लोग एक टेबल देखेंगे और उस टेबल में देखेंगे कैसे यहाँ पे पानी का उपयोग का स्वरूप बदल रहा है। लेकिन उसको देखने से पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड में पूछा जाता है कि प्राणियों में 65% तथा पौधों में 65 से 99% जल का अंश विद्यमान रहता है। सोचिए हमारे शरीर में 65% पानी है और पेड़ पौधों की बात करें तो यहाँ 99% तक पौधों में पानी होता है। कोई कोई ऐसे पौधे हैं जिसमें 99% तक पानी ही होता है। तो ये बहुत ही हमारे जीवन में उपयोगी हो जाता है। सवाल अक्सर यहाँ से पूछा जाता है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत पानी रहता है। तो आपको याद रखना है कि 65% प्राणियों के शरीर में पानी होता है। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अब हम लोग यहाँ पे जल के उपयोग का बदलता स्वरूप, भारत में जो जल के उपयोग के स्वरूप बदल रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 साल दिया गया है।
1990, 2000, 2010, 2025 और 2050। इसमें हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पे जल का स्वरूप बदल रहा है। देखिए 2090 में घरेलू कार्य में 25 अरब घन मीटर पानी का उपयोग होता था। 2000 ईस्वी में ये 33 हो गया और 2010 में ये 42 अरब घन मीटर हो गया। 2025 में 52 हो जाएगा और 2050 तक का अनुमान है कि ये 60 अरब घन मीटर घरेलू काम में पानी का उपयोग होने लगेगा। सिंचाई में 1990 में 460 था, फिर ये 356 हुआ, फिर ये 653 हो गया है, फिर अभी के वर्तमान में देखा जाए तो 770 के बीच में है और आगे अनुमान लगेगा कि ये 800 तक हो सकता है। उसके बाद उद्योग में देखें तो पहले 15 अरब घन मीटर था 90 में, 2000 में ये 30 हुआ, 2010 में 79 हुआ, 2025 में 120 हुआ और 2050 तक ये 130 तक पहुँचेगा। ऊर्जा में देखें तो पहले 19 अरब था, 19 अरब घन मीटर 1990 में, फिर 27 हुआ, फिर 44, 71 और आगे 120 का अनुमान है। अन्य काम में देखें तो पहले 30 अरब घन मीटर का उपयोग होता था, अब यहाँ पे 33 होने लगा 2000 में, और उसके बाद 2010 में 35, 2025 तक 37 और 50 तक 40 है। तो कुल योग को देखें तो पहले 1990 में 549 अरब घन मीटर पानी का उपयोग होता था, जो कि 2000 ईस्वी में 659 हो गया। उसके बाद 2010 में ये 853 अरब घन मीटर हो गया और 2025 में ये 1050 अरब घन मीटर हो गया और 2050 तक का अनुमान है कि ये 1150 अरब घन मीटर तक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि समय के साथ यहाँ पे पानी के उपयोग का स्वरूप भी बदल रहा है, इसकी उपयोगिता बढ़ रहा है, जबकि पानी भी हम लोग को एक सीमित रूप में है। तो हम लोग को इसको बचाना है और सही तरीके से इसका यूज करना है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग यहाँ पे इसके अगले टॉपिक खास करके जो बहुउद्देशीय परियोजना है उसके बारे में पढ़ेंगे, देश के विभिन्न प्रकार के जो बांध हैं, नहर हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।